नमस्कार, स्वागत है आपका द इकोनॉमी जंक्शन की इस कक्षा में। कैसे हैं आप सभी लोग? है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही है। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस कक्षा में, सभी लोग तेजी से आप आ जाएँ। देखिए, आज हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग सीआरआर और एसएलआर का अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पूरी की चर्चा करेंगे, ठीक है? आप जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी की क्वांटिटेटिव मेथड में ही सीआरआर और एसएलआर का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिक्विडिटी के कंट्रोल को करने के लिए एक टूल्स के रूप में इस्तेमाल करता है। तो इसी संदर्भ में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तो आप पहले से जान चुके हैं कि मुद्रास्फीति की स्थिति में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीआरआर और एसएलआर दोनों को बढ़ा देता है और मुद्रा संकुचन और मंदी की स्थिति में सीआरआर और एसएलआर को घटा देता है। अब इसका अर्थव्यवस्था पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज को हम देखेंगे कि जब बढ़ाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में कौन-कौन से ऐसे प्रभाव पड़ते हैं या घटाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में कौन से ऐसे प्रभाव पड़ते हैं। तो आइए सबसे पहले एक सीक्वेंस के रूप में हम देखेंगे, फिर पॉइंट वाइज सारी चीजों को यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा यहाँ पे हेडिंग दे देंगे, यहाँ पे हेडिंग दे देंगे, ठीक है। चलेंगे, पॉइंट यहां पे लिखिएगा सीआरआर तथा एसएलआर के द्वारा मुद्रास्फीति का नियंत्रण, एसएलआर के द्वारा मुद्रास्फीति का नियंत्रण, ठीक है। सीआरआर तथा एसएलआर के द्वारा मुद्रास्फीति का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन बाय सीआरआर एंड एसएलआर। चलिएगा, इसके बारे में हम देखेंगे। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट यही लिखिएगा, सबसे पहला पॉइंट कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई सीआरआर तथा एसएलआर में वृद्धि कर देता है। पहला पॉइंट तो यही होगा आपका, ठीक है। अब इसका कैसे प्रभाव पड़ता है, इससे क्या होता है कि बैंकों की उधार देने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, कमी हो जाती है। ये शुरू में ही हमने आपको बताया था, एग्जाम्पल के माध्यम से भी हमने आपको बताया था कि सीआरआर और एसएलआर को बढ़ाया जाएगा तो बैंकों की उधार क्षमता में कमी हो जाएगी। ये शुरू में ही आपको बढ़ाया था, ठीक है। अब उसी को यहाँ पे हम एक सीक्वेंस वाइज क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी बातों की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बैंकों की उधार देने की क्षमता में, इससे क्या होगा, बैंकों की उधार देने की क्षमता में कमी हो जाती है, या हम कहें उधार कोष यानी लोनेबल फंड, ठीक है, लोनेबल फंड में कमी हो जाती है, ठीक है। बैंकों की उधार देने की क्षमता में कमी हो जाती है। इसका सीधा प्रभाव क्या होता है, जब इनके पास फंड कम रहेगा तो ये बाजार में ऊंची ब्याज दर पर ऋण देंगे, ठीक है। बैंक बाजार में इससे क्या होगा, बैंक बाजार में ऊंची ब्याज दर पर ऋण देंगे। इसी को हम कहते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगी मौद्रिक नीति का इस्तेमाल कर रहा है। महंगी मौद्रिक नीति इसे ही कहते हैं,
तो बैंक बाजार में ऊंची ब्याज दर पर ऋण देंगे, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, लोग कम मात्रा में लोग कम मात्रा में बैंक से ऋण लेंगे। इससे क्या होगा, लोगों की क्रय शक्ति, लोगों की क्रय शक्ति में कमी होगी। या हम इसी को ये भी कहेंगे कि बाजार में मुद्रा की पूर्ति या तरलता में क्या होगा, तरलता में कमी होगा। ठीक है, तो लोगों की क्रय शक्ति में कमी होगा तो इसका प्रभाव क्या होगा, लोगों की क्रय शक्ति में कमी, तो इसका प्रभाव ये होगा कि मांग में कमी, और मांग में कमी होगा तो क्या होगा, कीमत में कमी, मांग में कमी तो कीमत में कमी, यानी ये नियंत्रित तरीके से, कीमत में कमी का मतलब ये नियंत्रित तरीके से, और ये सारा का सारा प्रक्रिया आप जानते हैं, यानी जो ये कीमत ऊपर चली गई थी इसको वापस लाके इस बिंदु पर क्या करना, छोड़ देना। ठीक है, तो कीमत में कमी यानी मुद्रास्फीति का नियंत्रण, यानी क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति का नियंत्रण। ठीक है, मुद्रास्फीति का नियंत्रण। चलिए आइए एक बार सारे इस पॉइंट को आप देखेंगे, ये मुख्य रूप से आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना, मुख्य रूप से ये वाली पॉइंट आपको याद रखना है। इसी से सारा चीज जुड़ा हुआ है, इसी पॉइंट से सारा चीज जुड़ा हुआ है कि सीआरआर और एसएलआर के द्वारा मुद्रास्फीति का नियंत्रण कैसे किया जाता है। तो जब मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना हो, इन्फ्लेशन यानी महंगाई को नियंत्रित करना हो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सीआरआर और एसएलआर में वृद्धि कर देता है, इसको बढ़ा देता है। तो जैसे सीआरआर और एसएलआर में वृद्धि की जाती है तो आपको याद रखना है कि इससे बैंकों की उधार देने की क्षमता में कमी हो जाएगा, यानी बैंक का जो लोनेबल फंड होता है इसमें कमी हो जाएगी, और इस वजह से बैंक के पास जब पैसा कम रहेगा, तो जब बैंक के पास पैसा कम रहता है ना, तो बाजार में ऊंची ब्याज दर पर ऋण देते हैं। ठीक, तो बैंक बाजार में ऊंची ब्याज दर पर ऋण देंगे, और इसे ही हम कहते हैं महंगी मौद्रिक नीति। इस पॉइंट को याद रखिएगा, महंगी मौद्रिक नीति का मतलब क्या हुआ, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो दर को बढ़ा दे, बैंक दर को बढ़ा दे, सीआरआर को बढ़ा दे, एसएलआर को बढ़ा दे, तो हम कहते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगी मौद्रिक नीति का अनुसरण कर रहा है। महंगी कहिए या कठोर, या इसको हम कठोर मौद्रिक नीति भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, कठोर मौद्रिक नीति भी कह सकते हैं, कठोर मौद्रिक नीति। तो इसको हम कठोर मौद्रिक नीति भी कह सकते हैं, महंगी मौद्रिक नीति या कठोर मौद्रिक नीति। ठीक है, जब रेपो दर में वृद्धि किया जाए, बैंक दर में वृद्धि किया जाए, सीआरआर में वृद्धि किया जाए, एसएलआर में वृद्धि किया जाए, तो हम कहते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कठोर या महंगी मौद्रिक नीति का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, चलेंगे तो इससे क्या होगा, जैसे ही ब्याज दर पर बैंक बाजार में ऊंची ब्याज दर पर ऋण देंगे तो इससे क्या होगा, लोग कम मात्रा में बैंक से ऋण लेंगे। तो जब लोग कम मात्रा में बैंक से ऋण लेंगे तो लोगों के पॉकेट में पैसा कम आएगा, तो लोगों के पॉकेट में पैसा कम आएगा तो इससे क्या होगा, लोगों की क्रय शक्ति में कमी, इससे क्या होगा, बाजार में मनी सप्लाई या तरलता में कमी, इससे क्या होगा, मांग में कमी, कीमत में कमी, नियंत्रित तरीके से, और मुद्रास्फीति का नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, और ये सारा का सारा चीज है ना, ये पूरी के पूरा जो प्रोसेस है ना, ये पूरा का पूरा जो ये प्रोसेस है, ये क्या है, आपका पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव प्रोसेस है, और इससे अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से होता है। मुद्रास्फीति कंट्रोल में रहे तो अर्थव्यवस्था का डेवलपमेंट क्या होगा, तेजी से होगा। अब इन्हीं सारे पॉइंट को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जैसे ये है ना 1 2 3 करके, ये सब आपके याद करने वाले सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 इस तरीके से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे सवाल पूछे, ऐसे भी पूछ सकता है, अगर सवाल ये ऐसा पूछ देगा कि सीआरआर तथा, ऐसे पूछ देगा कि सीआरआर तथा एसएलआर में
एसएलआर में वृद्धि का प्रभाव, ऐसे भी पूछ देगा। सीआरआर तथा एसएलआर में वृद्धि का प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग सीआरआर एंड एसएलआर, ऐसे पूछ देगा ना। ऐसे भी आपसे पूछ देगा कि सीआरआर तथा एसएलआर में वृद्धि का प्रभाव, तो इससे क्या होगा, इसका सीधा प्रभाव क्या होगा कि बैंकों की उधार देने की क्षमता क्या हो जाएगी, बैंकों की उधार क्षमता में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ठीक, दूसरा प्रभाव क्या होगा, बैंकों की उधार क्षमता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। दूसरा प्रभाव क्या होगा कि बाजार में ब्याज दर ऊंची हो जाएगी, ठीक है। इसका प्रभाव क्या होगा, बाजार में मुद्रा की पूर्ति या तरलता में क्या हो जाएगी, या तरलता में कमी हो जाएगी। इससे क्या होगा, कीमत पर नियंत्रण होगा। इससे क्या होगा, कीमत पर नियंत्रण होगा। और साथ ही साथ ये क्या है, ये आपका, इससे लोगों की क्रय शक्ति में भी, बाजार में मुद्रा की पूर्ति में कमी, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि लोगों की क्रय शक्ति पर नियंत्रण हो जाएगा। लोगों की क्रय शक्ति पर नियंत्रण या इसमें कमी हो जाएगी या कमी। तो इस तरीके से प्रभाव के संदर्भ में भी आपसे पूछ सकता है, पूछ देगा क्या होगा कि सीआरआर और एसएलआर में वृद्धि का प्रभाव क्या होता है। तो याद रखिएगा, सीआरआर और एसएलआर जब बढ़ता है ना, तो बैंकों की उधार क्षमता में कमी हो जाती है। इससे बाजार का जो ब्याज दर है ऊंचा हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, बाजार में मनी सप्लाई में कमी हो जाएगी, कीमत पर नियंत्रण हो जाएगा और लोगों की क्रय शक्ति पर नियंत्रण या कमी भी हो जाएगी। यानी इस कंडीशन में क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगा, जिससे डिमांड कम होगा, जिससे कीमत कम होगा। ठीक है, चलिए, हाँ जी, इसी को हम कहते हैं महंगी मौद्रिक नीति। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं महंगी या कठोर, या हम कहते हैं कठोर मौद्रिक नीति। तो ऐसे भी आप याद कर लीजिएगा। तो आप इस तरीके से भी इसको याद कर लेंगे, इसको भी इस तरीके से याद कर लेंगे, और इस तरीके से भी आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आइए, अब इसके दूसरे पक्ष को हम देखते हैं। दूसरा पक्ष यहां पे नोट करिएगा, इसके दूसरे पक्ष को भी हम देखते हैं। हाँ जी, सीआरआर तथा एसएलआर के माध्यम से, सीआरआर तथा एसएलआर के माध्यम से मुद्रा संकुचन तथा मंदी का नियंत्रण, ठीक है। यानी कंट्रोल ऑफ डिफ्लेशन and depression by CRR and SLR, CRR and SLR। चलिएगा, ये पॉइंट आप दे देंगे। तो इसमें क्या होगा, सब इसका उल्टा हो जाएगा। ये जितना भी आपने देखा ना, इसका सारा का सारा उल्टा हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो यहां पे आप लिखेंगे कि मुद्रा संकुचन तथा मंदी को नियंत्रित करने के लिए मुद्रा संकुचन
मुद्रा संकुचन तथा मंदी को नियंत्रित करने के लिए, मुद्रा संकुचन तथा मंदी को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई सीआरआर तथा एसएलआर में, सीआरआर तथा एसएलआर में कमी कर देता है, सीआरआर तथा एसएलआर में कमी कर देता है। तो इसका प्रभाव क्या होगा? बैंकों की उधार देने की क्षमता में क्या हो जाएगी? इसका प्रभाव ये होगा कि बैंकों की उधार देने की क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, या हम कहें उधार कोष क्षमता में, या हम कहें उधार कोष क्षमता में क्या हो जाएगी? उधार कोष क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, उधार कोष क्षमता में वृद्धि। तो इससे क्या होगा? बैंक नीची ब्याज दर पर, इससे क्या होगा कि बैंक नीची या कम ब्याज दर पर, बैंक नीची कहिए या कम, बैंक नीची या कम ब्याज दर पर ऋण देंगे, बैंक नीची या कम ब्याज दर पर ऋण देंगे। इसको हम क्या कहते हैं? उदार, इसको हम कहते हैं उदार या सस्ती मौद्रिक नीति कहते हैं, इसको उदार या सस्ती मौद्रिक नीति भी कहते हैं। ठीक है, तो बैंक जब नीची ब्याज दर पर ऋण देंगे तो इसका दो प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। जब बैंक नीची कम ब्याज दर पर ऋण देंगे ना, तो इसका हमें दो प्रभाव देखने को मिलेगा। एक प्रभाव जो है, एक प्रभाव से क्या होगा कि इससे क्या होगा? लोग बड़ी मात्रा में ऋण लेंगे। तो लोग बड़ी मात्रा में ऋण लेंगे तो इससे क्या होगा? लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि। इससे क्या होगा? लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि, और लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगा तो इससे क्या होगा? मांग में वृद्धि। इससे क्या होगा? मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि होगा तो क्या होगा? कीमत में, मांग में वृद्धि तो क्या होगा? कीमत में वृद्धि। और ये कीमत में वृद्धि जो है ना, नियंत्रित होगा। ये कीमत में वृद्धि नियंत्रित होगा, यानी मुद्रा संकुचन का नियंत्रण। यानी इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब मुद्रा संकुचन का, इसका मतलब मुद्रा संकुचन का नियंत्रण, मुद्रा संकुचन का नियंत्रण। एक पक्ष तो ये हो गया, एक पक्ष ये हो गया, इसको हम कहेंगे डिमांड साइड। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डिमांड साइड, डिमांड साइड इफेक्ट कहेंगे। इसको हम कहेंगे डिमांड साइड इफेक्ट, डिमांड साइड इफेक्ट। ठीक, चलेंगे। दूसरा पक्ष क्या होगा? नीची ब्याज दर पर क्या होगा? उत्पादक वर्ग, इससे क्या होगा? उत्पादक वर्ग प्रोत्साहित होगा। उत्पादक वर्ग क्या होगा? प्रोत्साहित होगा। और इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? निवेश में, इससे क्या होगा? निवेश में वृद्धि। निवेश में वृद्धि होगा। निवेश में वृद्धि होगा तो क्या होगा? उत्पादन में, निवेश में वृद्धि तो क्या होगा? उत्पादन में वृद्धि। और उत्पादन में वृद्धि तो क्या होगा? रोजगार में वृद्धि। रोजगार में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मंदी का नियंत्रण, मंदी का नियंत्रण। और ये हमारा क्या है? ये हमारा सप्लाई साइड, ये सप्लाई साइड इफेक्ट, ये आपका सप्लाई साइड जो है इफेक्ट।
सप्लाई साइड इफेक्ट है, क्योंकि इधर क्या हो रहा है, जब निवेश बढ़े, जब उत्पादक वर्ग प्रोत्साहित हो, निवेश बढ़े, उत्पादन बढ़े, तो इसको हम सप्लाई साइड इफेक्ट कहते हैं। और जब लोगों की क्रय शक्ति बढ़े, मांग बढ़े, कीमत बढ़े, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम डिमांड साइड इफेक्ट कहेंगे। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका CRR और SLR में कमी करके, मुद्रा, जब मंदी को कंट्रोल करना होगा, मुद्रा संकुचन को कंट्रोल करना है, तो इसमें क्या करेगा, इसमें CRR और SLR में कमी करेगा। तो जैसे ही कमी करेगा, बैंकों की उधार क्षमता में, बैंक जो उधार देते हैं, बाजार में जो उधार देते हैं, वो फंड जो है ना ज्यादा हो जाता है, तो इससे बैंक की उधार क्षमता में वृद्धि या लोनेबल फंड जो होता है ये बढ़ जाता है, जिससे बैंक नीची ब्याज दर पर दे देते, नीची ब्याज दर पर ऋण देंगे। तो जब बैंक बाजार में नीची ब्याज दर पर ऋण देते हैं ना, तो इसका दो प्रभाव पड़ता है, एक डिमांड साइड इफेक्ट, एक सप्लाई साइड इफेक्ट। तो इससे क्या होगा, बैंक से लोग, दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं बैंक से लोग कंज्यूमर टाइप के, जो वस्तु और सेवा को खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए और भी अन्य खरीदारी करने के लिए बैंक से पैसा लेते हैं। और एक दूसरा वर्ग होता है उत्पादन क्रियाकलाप के लिए पैसा लेगा। तो एक वर्ग जो है क्या होगा, बड़ी मात्रा में ऋण लेगा, जो लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाएगा, और वो वस्तु और सेवा को खरीदेगा तो मांग बढ़ेगा, वस्तु और सेवा को खरीदेगा तो मांग बढ़ेगा, तो कीमत जो है, जो एकदम नीचे चला गया था, कीमत जो है नीचे चला गया था, वो वापस जो है ना, वो वापस इस तरीके से, जो कीमत जो नीचे चला गया था, वापस इसको उठा के इस जनरल प्राइस लेवल पे लाके छोड़ देना है, इस जनरल प्राइस लेवल पे लाके छोड़ देना है। तो ये क्या हो जाएगा, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि, मांग बढ़ेगा और कीमत में वृद्धि, लेकिन नियंत्रित तरीके से, मुद्रा संकुचन का नियंत्रण। दूसरा क्या होगा कि जब नीची ब्याज दर पर ना, आप जानते हैं कि नीची ब्याज दर पर क्या होता है, नीची ब्याज दर पर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो बैंक नीची ब्याज दर जब करेंगे ना, तो उत्पादक वर्ग प्रोत्साहित होगा, इससे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और मंदी का नियंत्रण, यानी ये सप्लाई साइड इफेक्ट है। ये क्या है आपका, सप्लाई साइड इफेक्ट है। ठीक है, अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको कि CRR तथा SLR में, CRR तथा SLR में, CRR तथा SLR में, SLR में, CRR तथा SLR में कमी का प्रभाव, CRR तथा SLR में कमी का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग, effect of decreasing CRR and SLR। ठीक है, CRR तथा SLR में कमी का प्रभाव। तो इसका क्या होगा, जैसे CRR तथा SLR में कमी किया जाएगा, बैंकों की उधार क्षमता, बैंकों की उधार क्षमता, ठीक, बैंकों की उधार कोष क्षमता, तो क्या होगा, बैंकों की उधार कोष क्षमता, या हम कहें उधार देने की क्षमता, उधार देने की क्षमता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगा। बैंकों की उधार कोष क्षमता या उधार देने की क्षमता में वृद्धि हो जाएगा। इससे क्या होगा, बैंक बाजार में, इससे क्या होगा, बैंक बाजार में नीची ब्याज दर पर, नीची या कहिए सस्ती ब्याज दर पर ऋण देंगे। इससे क्या होगा, तीसरा, इससे क्या होगा, बाजार में मुद्रा की पूर्ति या तरलता में क्या हो जाएगी, या तरलता में वृद्धि। कीमत में भी इससे क्या होगा, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि। इससे क्या होगा, लोगों की क्रय शक्ति में क्या होगा, लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि। इससे क्या होगा, मांग में वृद्धि।
मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि होगा, ठीक है। इससे क्या होगा? कीमत में वृद्धि, इससे क्या होगा? कीमत में वृद्धि, कीमत में वृद्धि होगा, लेकिन ये कीमत में वृद्धि जो होगा ये आपका नियंत्रित होगा, ये कीमत में वृद्धि नियंत्रित, यानी इस कंडीशन में क्या होगा? आप जानते हैं कि इस कंडीशन में क्या होगा? मनी सप्लाई को बढ़ाकर, मनी सप्लाई को बढ़ाकर, डिमांड को बढ़ाकर कीमत को बढ़ाया जाता है, कीमत को बढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपका क्या है? एक आपका पॉजिटिव प्रोसेस है, ये क्या है आपका? एक पॉजिटिव प्रोसेस है, ठीक है। तो सीआरआर और एसएलआर में जब कमी होता है ना, तो इससे क्या होता है? बैंकों की उधार देने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे बैंक जो है बाजार में नीची ब्याज दर पर या सस्ती ब्याज दर पर ऋण देंगे, इससे बाजार में मनी सप्लाई या तरलता बढ़ जाता है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगा, मांग बढ़ेगा, कीमत में वृद्धि नियंत्रित तरीके से होगा, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम सस्ती, इसी को हम सस्ती या उदार, इसी को हम सस्ती या उदार मौद्रिक नीति भी कहते हैं, सस्ती या उदार मौद्रिक नीति, सस्ती या उदार मौद्रिक नीति कहते हैं, या इसको हम विस्तारवादी मौद्रिक नीति भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसको हम विस्तारवादी, जहां पे मनी सप्लाई बढ़े, जहां पे ये देख रहा है ना मनी सप्लाई बढ़ रहा है, तो मनी सप्लाई बढ़ना ये क्या कहलाता है? मनी सप्लाई बढ़ना, इसको हम विस्तारवादी, विस्तारवादी, विस्तारवादी मौद्रिक नीति, इसको हम विस्तारवादी मौद्रिक नीति भी कहते हैं, विस्तारवादी मौद्रिक नीति यानी एक्सपेंशनरी, इसको हम कहते हैं एक्सपेंशनरी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। तो याद रखिएगा, जब आरबीआई का लक्ष्य ये हो, जब आरबीआई का लक्ष्य ये हो कि सीआरआर और एसएलआर में कमी करके मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए, तो इसको हम विस्तारवादी मौद्रिक नीति, सस्ती या उदार मौद्रिक नीति या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। या जब इस तरीके से जो हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? जब मनी सप्लाई को कम किया जाए, मनी सप्लाई को कम किया जाए, तो इसको हम संकुचनकारी मौद्रिक नीति भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम संकुचनकारी, इसको हम संकुचनकारी, इसको हम संकुचनकारी मौद्रिक नीति, संकुचनकारी मौद्रिक नीति यानी कॉन्ट्रैक्शनरी, इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी, मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। तो जहां पे मनी सप्लाई को कम करके, डिमांड को कम करके, कीमत को कम करने की बात की जाए, तो इसको महंगी या कठोर मौद्रिक नीति, संकुचनकारी मौद्रिक नीति, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। और यहाँ पे जहां पे मनी सप्लाई को बढ़ा के, मनी सप्लाई को बढ़ाने, लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने की बात की जाए, तो इसे हम सस्ती उदार मौद्रिक नीति या विस्तारवादी मौद्रिक नीति कहते हैं, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। ये हम लोगों ने पूरा डिटेल्स जो है ना, ये पूरा डिटेल्स हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीआरआर और एसएलआर का प्रयोग करता है। आज की कक्षा में हमने क्या देखा? आज की कक्षा में हमने ये देखा कि किस तरीके से सीआरआर और एसएलआर का अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था में कीमत स्थिरता बनाने के लिए, वित्तीय स्थिरता बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके से सीआरआर और एसएलआर का प्रयोग करता है। मुद्रास्फीति, महंगाई को कंट्रोल करना है तो सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देता है, जिसका ये पूरा का पूरा इस तरीके से इफेक्ट पड़ता है, पूरा का पूरा इस तरीके से इफेक्ट पड़ता है। इसी तरीके से अगर अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई कम हो जाए, मुद्रा संकुचन या मंदी का नियंत्रण है, तो किस तरीके से यहाँ पर आरबीआई सीआरआर और एसएलआर में कमी कर देता है, यानी सस्ती मौद्रिक नीति का इस्तेमाल करता है और अर्थव्यवस्था में क्या करता है? अर्थव्यवस्था में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाता है, अर्थव्यवस्था में कंट्रोल तरीके से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाता है, मनी सप्लाई को बढ़ा के और कीमत को एक अच्छे लेवल पे ले जाके छोड़ता है, और इसको हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। चलिए, तो ये आज की कक्षा में हम लोगों ने ये सारी बातें पढ़ी, आप लोगों ने अच्छे से देखा, तो इस तरीके से आप अच्छे से निरंतर पढ़ते रहिए
और रिवीजन जरूर करिएगा। जो भी आप नोट्स बना रहे होंगे तो इसका रिवीजन जो है निरंतर करिएगा, तो ये पूरा का पूरा जितने भी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है ना आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएंगे। चलिए अब इससे आगे हम क्या बात करने वाले, इससे आगे हम बात करने वाले हैं एक मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव मेथड का ही एक पार्ट है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये खुली बाजार की क्रियाएं क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए मिलते हैं फिर कल की कक्षा में, धन्यवाद।